चित्र बना लो। Yes, sir. Yes, sir. क्लास थोड़ी देर से स्टार्ट होगी, 2-3 मिनट बाद। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडक्शन का लास्ट पार्ट जो स्टेडी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने कल या परसों आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में तुमको भेज दिए थे। वो पूरा देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था? यस सर। यस सर। बच्चा बोल रहा था कि 1 आवर का है,
लेकिन एक्चुअली इसमें आधा वीडियो तो वो था जो हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था। यस लेकिन किसी को कंफ्यूजन ना हो, है ना, किसी का छूट गया तो मेरे ख्याल से कंडक्शन का जो लास्ट स्टेडी स्टेट वाला पार्ट था, ये उससे रिलेटेड माइक्रोस्कोपिकल क्वेश्चन थे, वो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज दिए थे। तो आई थिंक अच्छे से देख करके समझ करके नोट भी कर लिया होगा। उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सर ठीक है। तो आई थिंक वो तुमने है ना, आई थिंक अब स्टेडी स्टेट से रिलेटेड और ऐसे ग्राफ से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ गए तुम कर सकती हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर का पूरा नोट भी कर लिया था ना? यस सर तो उसके बाद दो पन्ने मतलब 4 पेज जितना छोड़ देना, क्योंकि 2-3 एग्जांपल ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, शीट डिस्कशन के टाइम पे पढ़ेंगे। कर लोगे ना इतना? हेलो, यस सर। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर में 2 पन्ने जितना छोड़ देना, उसके बाद हम आगे से करेंगे, है ना। स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर में अब शीट के भी तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया था। फिर अगला जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर था, उसका डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है। कन्वेक्शन की तो जो बेसिक स्टडी है वो हमने हीट ट्रांसफर की पहली क्लास में कर ली थी, है ना। तो कन्वेक्शन में बस वो लॉजिकल पार्ट ही है, इसका पूरा मैथमेटिकल स्टडी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना। तो कंडक्शन पढ़ लिया था। कन्वेक्शन में जो लॉजिकल पार्ट बताया था उतना ही सिलेबस में है। तो देखो, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ लिया था। अब हम हीट ट्रांसफर का तीसरा तरीका रेडिएशन हीट ट्रांसफर, इसको पढ़ते हैं। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि इस रेडिएशन हीट ट्रांसफर को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझना, ज्यादा अटेंशन देना, है ना, क्योंकि पार्ट बहुत सिंपल है लेकिन लोग थोड़े से भी कंसेप्ट मिस कर देते हैं तो फिर आगे बार बार गलतियां होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट है यार, है ना। इसमें अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया और क्वेश्चन इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनते हैं, है ना। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर इसको पढ़ते हैं ना। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होता है ना, रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होता है उसको तो हमने हीट ट्रांसफर की पहली क्लास में देखा था, है ना। रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होता है उसको हमने हीट ट्रांसफर के पहले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं होता है, और हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर जो भी हीट है वो लाइट की रे की फॉर्म में, या दूसरे शब्दों में रेडिएशन की फॉर्म में, या तीसरे शब्दों में फोटोन की फॉर्म में निकलती है। और इस टाइप के हीट ट्रांसफर को रेडिएशन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। और हमको अच्छे पता है कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर का सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा होता है? सन से निकलने वाली रेडिएशन। हाँ, है ना, मैंने बताया था कि रेडिएशन का सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है सन से निकलने वाली रेडिएशन। मैंने तुमको बताया था कि बताओ, सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसके कारण लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको एनर्जी या हीट निकालनी भी होती है। सही कहा ना? हेलो। तो सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हीट लगातार प्रोड्यूस होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए हीट निकालनी भी होगी। तो हमको पता है कि सन के चारों ओर कोई सॉलिड मीडियम नहीं है, इससे कंडक्शन नहीं हो सकता। चारों ओर लिक्विड या गैस मीडियम नहीं है तो कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता। तो अब सन जो भी, है ना, अब सन जो भी हीट निकालता है, कोई मीडियम होता ही नहीं ना, इससे जानता है कि सन जो भी हीट निकालता है वो लाइट की रेस की फॉर्म में निकालता है। इसको ऑप्टिक्स में हम लाइट की रेस बोलते थे, इस चैप्टर में दूसरे शब्दों में इसको रेडिएशन बोलते हैं, और इसी को माइक्रोस्कोपिकल शब्दों में फोटोन बोलते हैं। ये बोल सकते हैं कि सन के चारों ओर कोई मीडियम है ही नहीं, तो सन
जो भी हीट निकालता है लाइट की रेस की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में निकालता है, और इस टाइप के हीट ट्रांसफर को रेडिएशन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ये भी मैंने बताया था, है ना, ये प्रैक्टिकल चीज बताई थी कि वैसे तो हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है, ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशन इमिट करती है, बर्फ का टुकड़ा भी रेडिएशन इमिट करता है। मैंने बताया था कि वैसे तो हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन यही बताया था कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम हो, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री से टेम्परेचर कम हो, तो रेडिएशन इमिट तो करेगा, लेकिन रेडिएशन इमिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 500 केल्विन 1000 केल्विन ऐसा हो, तो फिर रेडिएशन मीनिंगफुल होगा। याद है ना? यस सर। हाँ बच्चों, ठीक है ना? तो रेडिएशन के बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ना, ध्यान से सुना कि रेडिएशन के बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो तो हमने हीट ट्रांसफर के पहले ही लेक्चर में पढ़ ली थी। सही कह रहा हूँ ना? तो रेडिएशन की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो तो हीट ट्रांसफर के पहले ही लेक्चर में पढ़ ली थी। तो अब हम रेडिएशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना? अब रेडिएशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना? तो देखो, तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है ना? बहुत ध्यान से सुनना। ये तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट भी करता है। तो ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, एज वेल एज हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट भी करता है। लेकिन रेडिएशन में खतरनाक चीज है कि रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन और इमिशन बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। तो पहली चीज ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और एज वेल एज रेडिएशन इमिट भी करता है, लेकिन रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और इमिशन बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। ध्यान रखना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो एब्जॉर्प्शन एमिशन सेम मैकेनिज्म से होता था। ये तुम बताओ कि कंडक्शन में, है ना, कंडक्शन में जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर थर्मल के अकॉर्डिंग होता था, और हीट इमिशन भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर थर्मल के अकॉर्डिंग ही होता था। सही कहा मैंने? यस सर। यस सर। कि कंडक्शन में तो जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, और इमिशन भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर के अकॉर्डिंग होता था। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कि कन्वेक्शन में भी होता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन भी उसी मैकेनिज्म से होता है और इमिशन भी इसी मैकेनिज्म से होता है ना? तो ये ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन सेम मैकेनिज्म से होता है, लेकिन रेडिएशन में खतरनाक चीज है कि रेडिएशन में जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है वो बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से होता है ना? तो चलो, तो ये ध्यान रखना मेन चीज कि रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन और इमिशन बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। इसलिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर को स्टडी करने की स्किल होती है कि हम एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं, फिर इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं, और लास्ट में दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना? तो चलो, है ना, तो आगे बढ़ता हूं। तो मैंने अभी बताया कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है एज वेल एज रेडिएशन इमिट भी करता है, लेकिन रेडिएशन में खतरनाक चीज है कि रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन और इमिशन बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। तो चलो, है ना, तो चलो पहले एक बार रेडिएशन एब्जॉर्प्शन देखते हैं, है ना? पहले रेडिएशन एब्जॉर्प्शन देखते हैं। मैंने अभी बताया था, है ना, मैंने अभी बताया था कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, और तुम अच्छे ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? उस पर जो रेडिएशन गिराई जाती है या जो रेडिएशन इंसिडेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है ना? तो ये ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, और ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है
या जो रेडिएशन इंसिडेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्व करता है? तुम कॉमन सेंस से बताओ, तुम कॉमन सेंस बताओ कि ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्व करेंगे, सॉरी कॉमन से बताओ कि ज्यादा रेडिएशन गिराएंगे तो ज्यादा एब्जॉर्व करेगा और कम रेडिएशन गिराएंगे तो कम एब्जॉर्व करेगा। सही बोला ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पहली चीज ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्व भी करता है, और ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर जो रेज गिराई जाती हैं या जो रेज इंसिडेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्व करता है। तो एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट देख लिया। अब चलो, अब ऐसा करते हैं कि एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम ओनली इमिशन देखते हैं। तो तुम अच्छे डेटा कि साथ में अच्छे डेटा कि साथ में हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट भी करता है, या तो डेटा कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट भी करता है, और अच्छे डेटा कि जो रेडिएशन इमिट करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है ना? तुमको बताओ कि खुद का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, और खुद का टेम्परेचर कम होगा तो कम रेडिएशन इमिट करेगा। तो सेकंड चीज भी ध्यान रखना है कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट भी करता है और खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना? Yes, sir. है ना? तो अच्छे ध्यान मत बोलो प्लीज, एक बार दोनों स्टेटमेंट को कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, तो अच्छे ध्यान रखना कि हर कोई रेड है ना, ध्यान रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है एज वेल एज रेडिएशन इमिट भी करता है। और कंसेप्ट क्लियर रखना है ना, कंसेप्ट क्लियर रखना कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है या जो इंसिडेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग तो एब्जॉर्ब करता है, और ऑब्जेक्ट अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है। शक तो नहीं है ना? No, इतनी sir. सी चीज अगर हमको No, sir. पढ़ाए थे तो हमको रेडिएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सारा हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाकर पढ़ा था, अपनी इंडियन बुक में ढंग से लिखा भी नहीं होता है। ये तो अच्छे ध्यान था कि है ना, अच्छे ध्यान था कि हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है इमिट भी करता है। ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है इंसिडेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, और ऑब्जेक्ट का जो खुद का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है। ये तो अभी हमको पता चल गया कि रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और इमिशन बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है, इसलिए है ना, इसलिए तुम अच्छे ध्यान रखा कि रेडिएशन को स्टडी करने की ये स्किल होती है ना, रेडिएशन को स्टडी करने की ये स्किल होती है कि रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को अलग और इमिशन को अलग स्टडी करेंगे। है तो बस रेडिएशन को स्टडी करने की स्किल होती है। ध्यान रखना कि हम फर्स्ट हाफ में हम केवल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, है ना, दोनों को अलग अलग। ध्यान रखना कि शुरू में हम ओनली रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में हम ओनली रेडिएशन का इमिशन पढ़ेंगे, और लास्ट में दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, No, sir. No, sir. Right. ये ध्यान रखना कि रेडिएशन को स्टडी करने की स्किल होती है कि पहले हम ओनली एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, बाद में हम ओनली इमिशन पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। तो ध्यान रखना कि रेडिएशन के फर्स्ट हाफ में हम ओनली रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, और चिंता मत करना, जो स्लाइड भेजूंगा उसमें पूरी थ्योरी को प्रॉपर शब्दों में लिख करके भेजूंगा, ठीक है ना यार? हेलो, Yes, sir. Yes, बस sir. है ना, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट हाफ में केवल एब्जॉर्प्शन, सेकंड हाफ में केवल इमिशन, और लास्ट में रिजल्टेंट निकालेंगे। चलो, शुरू में हम केवल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन देखते हैं, है ना? ध्यान रखना कि रेडिएशन के फर्स्ट हाफ में, सॉरी, रेडिएशन के फर्स्ट हाफ में हम केवल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, बिल्कुल रटा हुआ है कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है या जो रेज गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। बताया था ना कि जो रेडिएशन है, रेज गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। तो चलो, उसके लिए बहुत बेसिक चीज लेते हैं, है ना, उसके लिए बहुत एलिमेंट्री केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बार कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट है ना, मतलब डस्टर, पेन, कॉपी, ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, इस पर हम रेडिएशन गिरा रहे हैं, मतलब दूसरे शब्दों में लाइट की रेज गिरा रहे हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि डस्टर, पेन, कॉपी ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है और इस पर हम रेडिएशन गिरा रहे हैं, मतलब दूसरे शब्दों में लाइट की रेज गिरा रहे हैं। और हमको पता है कि रेडिएशन या लाइट की रेज में एनर्जी होती है ना। हेलो, Yes, Yes. sir.
हमको पता है कि रेडिएशन है, लाइट की रेज में एनर्जी होती है, तो मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर रेडिएशन गिरा रहे हैं मतलब लाइट की रे गिरा रहे हैं, और मान लेते हैं कि इस पर क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिरा रहे हैं। बस हमको देखना है, ये हमको देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेज गिराएं या क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराएं, तो रे कहाँ जाएंगी, इनके साथ क्या क्या हो सकता है वो देखना है। तो देखो ये चीज तो मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सबसे पहली क्लास में बताई थी, है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, और नहीं है ना, हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेज या रेडिएशन गिराएं तो तब कुछ रेज तो आर पार निकल जाएंगी, सही कहा। Yes, sir. है तो मान लेते हैं कि कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको लाइट की रेस गिराने में तो क्यों जितनी रेडिएशन एनर्जी गिरा रहे हैं, तो रेस कहाँ जाएंगी वो देखते हैं। तो हमको अच्छे बताया ना कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेस गिराए तो उसमें कुछ रेस तो इसके आर पार निकल जाएंगी, हमको पता है कि उसमें कुछ रेस इसके आर पार निकल जाएंगी, और हमको पता है कि रेस आर पार निकल जाती है उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, या ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सही कहा ना। तो ध्यान रखना, इस पर रेडिएशन है, रेस गिराएंगे तो उसमें कुछ रेस या कुछ रेडिएशन एनर्जी आर पार निकल जाएगी, है ना। जो रेस आर पार निकल जाती है उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, ये ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि क्यू एनर्जी गिराई थी, उसमें क्यू ट्रांसमिटेड जितनी एनर्जी तो आर पार निकल गई, मतलब रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिट हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जितनी भी रेस गिराएंगे उसमें कुछ रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी, और हमको पता है कि रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि क्यू रिफ्लेक्टेड जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है, सही बोला ना। तो यस बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जितनी भी रेस गिरा उसमें कुछ रेस आर पार निकल जाएंगी जिसको क्यू ट्रांसमिटेड, कुछ रेस या कुछ एनर्जी उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, इसको हम क्यू रिफ्लेक्टेड बोल देते हैं। और तीसरा बताओ कि ऑब्जेक्ट का कुछ भी कलर होगा तो कलर के अकॉर्डिंग कुछ रेस या कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो जाएगी जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि क्यू एब्जॉर्ब जितनी एनर्जी या इतनी रेस एब्जॉर्ब कर दी है ना। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने बताया था, बाकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया था, बाकी यहाँ भी देख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेस गिराएं या क्यू जितनी रेडिएशन, क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेस गिराएं में तो क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराएं तो उसमें कुछ रेस तो आर पार निकल जाएंगी जिसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, कुछ रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और कुछ रेस को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बस हम एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। हम एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं, एक मिनट, फिर हम बोल सकते हैं कि इस पर क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराई थी, है ना, तो इस पे क्यू जितनी एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, इस पे क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराई थी तो उसमें बताओ क्यू ट्रांसमिट जितनी तो एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, फिर क्यू रिफ्लेक्टेड जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, और क्यू एब्जॉर्ब जितनी एब्जॉर्ब हो गई, ये लिख सकते हैं ना। Yes, sir. फिर हम सिंपली एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस पे क्यू जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराई थी उसमें क्यू ट्रांसमिट जितनी तो ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट हो गई, क्यू रिफ्लेक्टेड जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, और क्यू एब्जॉर्ब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो टोटल क्यू एनर्जी गिराई थी ना, इतनी ट्रांसमिट इतनी रिफ्लेक्ट और इतनी एब्जॉर्ब हो गई। अब देखो, अब हमको देखना है ना, अब हमको देखना है कि एनर्जी का कितना पार्ट, हमको देखना है कि एनर्जी का कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ, ठीक है ना, वही हमको देखना है कि एनर्जी का कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, और कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ वो देखना है। तो उसके लिए क्यू टोटल को उधर ट्रांसफर करते हैं, समझ गए ना, कि हमको फ्रैक्शन देखना है तो फ्रैक्शन के लिए ऐसा करते हैं कि क्यू टोटल को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो चलो तुम बताओ कि क्यू टोटल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, क्यू ट्रांसमिटेड ओपन क्यू टोटल, सही बोला ना। फ्रैक्शन के लिए क्यू टोटल को उधर ट्रांसफर करते हैं, इनके नीचे ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो पहली टर्म में क्या आएगा, क्यू ट्रांसमिटेड ओपन क्यू टोटल प्लस, दूसरी टर्म में क्या आएगा, क्यू रिफ्लेक्टेड ओपन क्यू टोटल प्लस, तीसरी टर्म में क्या आएगा, क्यू एब्जॉर्ब ओपन क्यू टोटल इक्वल टू, क्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आरएचएस में 1, गलत तो नहीं लिखा। Yes, sir. हेलो,
नो सर। हाँ सर। क्यू को फ्रैक्शन ऑफ पार्ट देखना है तो क्यू टोटल को उधर ट्रांसफर कर लिया, तो क्यू ट्रांसमिट अपन क्यू टोटल प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड अपन क्यू टोटल प्लस क्यू एब्जॉर्ब अपन क्यू टोटल, और क्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आरएचएस में 1 आएगा। तुम स्मार्टली बताओ, सॉरी तुम स्मार्टली बताओ कि क्यू ट्रांसमिट अपन क्यू टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ है ना, कोई कि क्यू ट्रांसमिट अपन क्यू टोटल को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ। और अच्छे ध्यान रखना कि एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट होता है उसको हम ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि एनर्जी का जितना पार्ट है जितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट होता है उसको ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्मार्टली बताओ कि क्यू रिफ्लेक्टेड ओपन क्यू टोटल को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ। सही कहा? हेलो, यस सर। यस सर। क्यू रिफ्लेक्टेड ओपन क्यू टोटल को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा क्यू एब्जॉर्ब अपन क्यू टोटल, तो बताओ कि क्यू एब्जॉर्ब अपन क्यू टोटल क्या होगा, एनर्जी का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ, तो एनर्जी का जितना पार्ट या फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्बिटी बोलते हैं, या इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ध्यान रखना कि क्यू ट्रांसमिट अपन क्यू टोटल को जितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है ना, इसको जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसको रिफ्लेक्टिविटी आर, और जितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ उसको एब्जॉर्बिटी ए बोलते हैं। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन कितना होता है, 1। बोल सकते हैं ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन कितना होता है, 1 ही बोल सकते हैं। अब देखो, अब अधिकतर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है सॉरी, अधिकतर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन उठता है। ये तो अच्छे ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि किताबी शब्दों में तो हम ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है ना? किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक्चुअली एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ये सही शब्दों में बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है। सुना ना? ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी इस ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है ना। तुम थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा फीलिंग से सोच के बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांच या पानी ऐसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट कांच या पानी ऐसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तब तो ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस आर पार निकल जाएंगी, और ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस आर पार निकल जाएंगी तो उसकी ट्रांसमिटिविटी 100% मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्बिटी 0। सही कहा? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ऑब्जेक्ट पानी या कांच जैसा ट्रांसपेरेंट हो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी रेट ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो ट्रांसमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 100% मतलब 1, तो रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्बिटी 0। ऐसे ही चलो अगला केस दे रहा हूं ना, तो अगले केस में मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो, है ना, अगले केस में मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल शाइनिंग है, जैसे ऑब्जेक्ट की सरफेस मिरर की बनी है। तब बताओ तुम जितनी भी रेस गिराओगे ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो तब रिफ्लेक्टिविटी 100% हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टिविटी 1, तो ट्रांसमिटिविटी और एब्जॉर्बिटी 0 हो जाएगी। और ऐसे ही तीसरा केस दे रहा हूं, तो तीसरे केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परफेक्टली ब्लैक है। प्रैक्टिकली बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर परफेक्टली ब्लैक है तब तो सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्बिटी अप्रोक्सीमेटली 100% मतलब 1, और रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी ऑलमोस्ट 0। सही बोला? हेलो, Yes, sir. ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व, है ना, ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पानी या कांच जैसा ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रांसमिटिविटी 100% मतलब 1, मिरर जैसा शाइनिंग हो तो रिफ्लेक्टिविटी 1, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो उस केस में एब्जॉर्बिटी 1, तो रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिटिविटी 0। लेकिन ध्यान रखना कि ये तो 3 एक्सट्रीम केस ले लिए,
है ना, ध्यान रखना। ये तो 3 एक्सट्रीम केस ले लिए, बाकी ध्यान रखना कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना कि कोई, ये तो 3 एक्सट्रीम केस ले लिए, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई रेड ऑब्जेक्ट हो, ग्रीन ऑब्जेक्ट हो, डस्टर, पेन, कॉपी, ऐसा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो, तो फिर उसमें तीनों चीजें होंगी। सही कहा? हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. कॉपी, पेन, घड़ी, इंसान की बॉडी, ऐसे कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो, तीनों चीजें होंगी। थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन भी होगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होगा, और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो बस हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, या प्रैक्टिकल शब्दों में बोले तो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. तो ये हमने एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी के बारे में देख लिया। जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज करो, फटाफट देख लेना, है ना। कोई ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि अभी हम रेडिएशन का फर्स्ट हाफ पढ़े हैं, तो इसमें हम ओनली रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट पर जो रेज गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करेगा वो देखना है ना। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल केस दिया, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं कॉपी, पेन जैसा कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है ना। तो कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट की रेज गिरा रहे हैं, मतलब रेडिएशन गिरा रहे हैं, क्यों, जितनी रेडिएशन एनर्जी गिरा रहे हैं। तो हमको पता है कि किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेज या रेडिएशन गिरा है, तो उसमें कुछ रेस आर पार निकल जाएंगी जिसको ट्रांसमिशन, कुछ रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी जिसको रिफ्लेक्शन, और कुछ रेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे जिसको एब्जॉर्प्शन। बस टोटल क्यू, जितनी रेडिएशन एनर्जी गिराई थी उसमें क्यू ट्रांसमिट जितनी ट्रांसमिटेड, क्यू रिफ्लेक्टेड जितनी रिफ्लेक्टेड, और क्यू एब्जॉर्ब जितनी एब्जॉर्ब। अब कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होगा, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके लिए क्यू टोटल को इधर ट्रांसफर कर लिया। तो क्यू ट्रांसमिट ओपन क्यू टोटल प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड ओपन क्यू टोटल प्लस क्यू एब्जॉर्ब ओपन क्यू टोटल इक्वल टू 1। बस ये पार्ट है ना, क्यू ट्रांसमिट ओपन क्यू टोटल क्या होगा, जितना पार्ट है फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ उसको ट्रांसमिटिविटी, ये क्या होगा, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसको रिफ्लेक्टिविटी आर, और ये कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ इसको एब्जॉर्बिटी ए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी ए, रिफ्लेक्टिविटी आर और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन 1 होता है। और हमको प्रैक्टिकली पता चल गया कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिव, ट्रांसमिटिविटी एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंड करेंगे, है ना। तो जो तुमको ये स्लाइड भेजूंगा उसमें सारी थ्योरी लिख करके भेजूंगा। चलो एक चिल्लर छाप क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट, एक चिल्लर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कॉपी पेन जैसा कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है ना, मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, इसकी ट्रांसमिटिविटी 0.1 दे रखी है, रिफ्लेक्टिविटी 0.3 दे रखी है, तो हमको पूछा है कि उसकी एब्जॉर्बिटी कितनी होगी वो देखना है। मुझ जबानी बताओ कितनी होगी, 0.6. 0.6। तो हम कर सकते हैं, है ना। इसको छोटे बच्चों टाइप से, सॉरी बच्चों, इसको छोटे बच्चों टाइप से लिख भी सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन 1 होता है। तो इसमें रिफ्लेक्टिविटी हमको 0.3 दे रखी है, ट्रांसमिटिविटी 0.1 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एब्जॉर्बिटी कितनी आ जाएगी, 0.6। या अपने प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बिटी 0.6 से मतलब उस पर जितनी भी रेडिएशन गिराएंगे उसमें से 60% एब्जॉर्प्शन कर लेगा। सही कहा? Yes, sir. Yes, sir. सर चलो सर एक आगे बढ़ डाउट जाता हूँ। सर एक डाउट है क्या? सर, अगर ब्लैक बॉडी मतलब मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हुए हम लोग ब्लैक बॉडीज को देखते कैसे हैं? यार मतलब वो तो बताऊंगा, 5 मिनट के लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। 5 मिनट बाद तुमको पता चल जाएगा, इतना तो दे रहे हैं ना। यस सर। ध्यान रखना कि अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन पता चल गया कि एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी का एडिशन 1 होता है। और एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। अपने अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करते हैं ना। तो चलो पहले हम कुछ एक्सट्रीम केस लेते हैं, है ना। तो पहले कुछ फालतू वाले केस लेते हैं, उसको निपटा देते हैं, है ना। तो है ना, पहले हम कुछ एक्सट्रीम केस लेते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पानी या कांच जैसा टोटली ट्रांसपेरेंट है,
फिर सुनाओ, है ना। तो एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिव, ट्रांसमिटिविटी, ऑब्जेक्ट के कलर। एक्सट्रीम केस लेते हैं, फटाफट देखना है ना। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं ठीक है ना? पहले केस में मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी या कांच जैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना। तो ऑब्जेक्ट पानी या कांच जैसा टोटली ट्रांसपेरेंट है ना। इस पर लाइट की रेस गिरा रहे हैं, तो हमको प्रैक्टिकली पता है ना। हमको प्रैक्टिकली पता है कि ऑब्जेक्ट पानी या कांच जैसा टोटली ट्रांसपेरेंट हो। तो बताओ, इस पर तुम जितनी भी रेस गिराओगे ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस आर पार निकल जाएंगी, मतलब ट्रांसमिट हो जाएंगी। सही बोला ना कि पानी या कांच जैसा ट्रांसपेरेंट हो। इस पर लाइट की रेस गिराएं तो जितनी भी रेस गिराएंगे ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस आर पार निकल जाएंगी, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी। बताओ, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो इसकी ट्रांसमिटिविटी तो अप्रोक्सीमेटली 100% होगी, मतलब 1, और ट्रांसमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। तो एब्जॉर्बिटी और रिफ्लेक्टिविटी टेंड्स टू 0, और ये इक्वल टू 1 की जगह टेंड्स टू 1 क्यों लिख रहा हूँ, उसका भी राज तुमको पता होगा, है ना। मैंने उस टाइम पे, है ना, मैंने ऑप्टिक्स में तुमको चमका कर बताया था कि प्रकृति का नियम है कि ट्रांसमिशन कभी भी 100% नहीं हो सकता। इसलिए मैं इक्वल टू 1 की जगह टेंस टू 1 शब्द का यूज कर रहा हूँ। सही लिखा है ना। Yes, Yes, sir. sir. ये तुम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो इसकी ट्रांसमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 100%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। तो एब्जॉर्बिटी और रिफ्लेक्टिविटी टेंस टू 0 होगी। चलो अब हम दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो, है ना, इस बार मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो बिल्कुल शाइनिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस पर हमने बिल्कुल मिरर ही चिपका दिया है ना। तो ऑब्जेक्ट की सरफेस बिल्कुल शाइनिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस एक्चुअली मिरर की सरफेस है। अब उस पर रेस गिरा रहे हैं, तो हमको पता है, हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की सरफेस अगर मिरर सरफेस, बताओ इस पर हम जितनी भी रेस गिराएंगे सारी की सारी रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी। पता है ना कि मिरर की सरफेस हो तो जितनी भी रेस गिराएंगे सारी की सारी रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी। तो सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट 100%, मतलब टेंस टू 1 होगी। तो एब्जॉर्बिटी और ट्रांसमिटिविटी टेंस टू 0 होगी। यहाँ भी टेंस टू 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर एनसीईआरटी की बुक की माने तो एनसीईआरटी में तो लिखा होता है कि मिरर हो तो उसमें रिफ्लेक्शन भी 100% नहीं होता है। तो झगड़ा नहीं करेंगे ना। No, sir. बस ये ध्यान रखना, बिल्कुल कूटनीतिक शब्द यूज किया तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट की सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो या मिरर की हो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्टिविटी 100%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1। तो एब्जॉर्बिटी और ट्रांसमिटिविटी टेंड्स टू 0। और तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, सॉरी, तुम अच्छे ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी कर चुके हैं। ध्यान रखना कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी कर चुके हैं। इसलिए रेडिएशन वाले चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के आगे स्टडी नहीं करेंगे, इसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना यार। हेलो। Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब ये रेडिएशन वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाले पार्ट को मैं आगे कंसीडर नहीं करूंगा, वो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ लिया है ना। तो चलो अब हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सुना ना कि ट्रांसपेरेंट और प्लेन मिरर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी कर चुके हैं। रेडिएशन के चैप्टर में अब इसका नाम नहीं लूंगा, है ना। तो अब हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है ना। तो अब हम रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना? जैसे इस बार मान लेते हैं कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट है ना? ध्यान से देखना, इस बार मान लेते हैं कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लाइट की रेस गिरा रहे हैं। सॉरी, है ना। तो अब हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। चलो पहले केस में मान लेते हैं कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट है ना, इस पर हम लाइट की रेस गिरा रहे हैं। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, 9-10 में तुमने सुना होगा, लेकिन तुम अच्छे ध्यान रखना कि रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है ना। ध्यान रखना कि जो रेड ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट की, है ना, व्हाइट लाइट की बाकी सारी रेस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है,
ये ध्यान रखना कि जो रेड ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि व्हाइट लाइट की बाकी सारी रेस को मतलब ग्रीन येलो वायलेट इस तरह से बाकी सारी रेस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बस रेड वाली रे को रिफ्लेक्ट करता है। कंफ्यूजन है, फिर से बोल रहा हूँ कि कोई रेड ऑब्जेक्ट है उस पर हमने व्हाइट लाइट की रे गिराई तो ध्यान रखना कि रेड ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड कलर को छोड़ करके व्हाइट लाइट के बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता हूं, तो वायलेट ब्लू येलो इंडिगो इस तरह से बाकी कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बस केवल रेड कलर की रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो तुम बताओ कि केवल रेड कलर की रे को रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसकी आंखों तक केवल रेड वाली रे पहुंचेगी, तो उसको ऐसा अपीयर होगा कि वो ऑब्जेक्ट रेड है, तो कलर इस टाइप से दिखते हैं। सही कहा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से बोल रहा हूँ ना, तो रेड ऑब्जेक्ट है उस पर व्हाइट लाइट गिराई तो ध्यान रखना कि रेड ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि ये रेड के अलावा व्हाइट लाइट के बाकी कलर मतलब वायलेट इंडिगो ब्लू बाकी सारे कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बस रेड वाली रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो तुम बताओ कि अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखे ना, अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखे तो इसकी आंखों तक केवल रेड कलर वाली रे पहुंचेगी, तो उसको ऐसा अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट रेड है, तो कलर ऐसे दिखते हैं ना। चलो अगला केस दे रहा हूँ। इस बार मान लेते हैं कि ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, आंसर लिखना है ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, इस पर भी हमने व्हाइट लाइट की रे गिराई है ना। ये तुमको पता, ये भी तुमको पता होगा कि ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है ना। ग्रीन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि वो व्हाइट लाइट में ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कि ग्रीन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रीन को छोड़ करके व्हाइट लाइट के बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वायलेट इंडिगो रेड इस टाइप से बाकी सारी रेस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बस केवल ग्रीन वाली रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो तुम बताओ कि केवल ग्रीन वाली रे को रिफ्लेक्ट करेगा, तो बताओ अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो इसकी आंखों तक केवल ग्रीन वाली रे मिलेगी पहुंचेगी, है ना। अब कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो इसकी आंखों तक केवल ग्रीन वाली रे पहुंचेगी, तो उसको ऐसा अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट ग्रीन है, तो कलर इस टाइप से दिखते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो सर। है ना, ये ध्यान रखना। हेलो सर। रेड ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुक जाना, अभी मत पूछना। ये तो कोई रेड ऑब्जेक्ट है, केवल रेड रे कोई रिफ्लेक्ट करता है तो अपनी आंखों तक रेड कलर की रे पहुंचेगी, तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट रेड है। और ग्रीन ऑब्जेक्ट होगा तो केवल ग्रीन वाली रे को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब, तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि वो ऑब्जेक्ट ग्रीन है। अब चलो अब इसका एक्सट्रीम केस दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अब इसका एक्सट्रीम क्या हो रहा है। अब इसका एक्सट्रीम केस दे रहा हूं, देखो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा कलर्ड है ना वही। तो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा कलर्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक है तो मान लेते हैं इस बार ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक है। अब इस पर भी हम व्हाइट लाइट की रे गिरा रहे हैं, तो अच्छे ध्यान रखना तुम्हें, तो अच्छे ध्यान रखना कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है ना, जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि व्हाइट लाइट के सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ध्यान रखना कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो व्हाइट लाइट की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताओ एक मिनट, तो बताओ कि सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी। तो बताओ अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखे तो उसको कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी, और बताओ है ना, बताओ कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी, मतलब इसको यहाँ बिल्कुल अंधेरा अपीयर होगा, बिल्कुल अंधकार अपीयर होगा। और जो अंधेरा होता है उसी को ब्लैक कलर बोलते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक कलर कोई कलर नहीं होता है, एक्चुअली अंधेरा होता है या डार्कनेस होती है ना। ये ध्यान रखना। अब तो कंफ्यूज नहीं हो ना। नो सर। ये क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, लेकिन राइट थिंग एट राइट टाइम, है ना, धैर्य का फल मीठा होता है। चलो आगे बढ़ाओ, है ना। तो ये हमने देख लिया, एक बार इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, है तो ध्यान से देखना। इस बार मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक है, सॉरी, है ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक है, तो ये ध्यान रख क्या हो रहा है यहाँ आवाज, है तो वही। इस बार मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैक है, इस पर भी व्हाइट लाइट की रे गिरा रहे हैं, तो ध्यान रखना तुम्हें ना, ध्यान रखना कि ब्लैक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है ना। ब्लैक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि व्हाइट लाइट की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान रखना कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाइट लाइट की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताओ ये
सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं निकलेगी, और कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं निकलेगी। बताओ, अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखे तो उसको कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी, और बताओ कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी मतलब उसको यहाँ बिल्कुल अंधेरा अंधकार अपीयर होगा, और जो अंधेरा होता है उसी को ब्लैक कलर बोलते हैं। ध्यान रखना कि ब्लैक कलर कोई कलर नहीं होता है, अंधेरा होता है मतलब डार्कनेस होती है। ये तो ब्लैक कलर रेस गिरा है तो कोई भी रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेगी, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको कोई रे नहीं मिलेगी, तो उसको अंधेरा अपीयर होगा, और जो अंधेरा है डार्कनेस होता है उसी को ब्लैक कलर बोलते हैं। अब चलो इसका भी एक्सट्रीम केस दे रहा हूँ, सुनना है ना, इसका भी एक्सट्रीम केस दे रहा हूँ। तो अभी हमने देख लिया है ना, अभी हमने देख लिया कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, अभी देख लिया कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी का एक्सट्रीम केस होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये ध्यान रखना कि ब्लैक ऑब्जेक्ट तो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट नहीं 100% रे को एब्जॉर्ब कर ले, उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? नो सर। फिर ध्यान रखना कि ब्लैक ऑब्जेक्ट अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है, और इसी का एक्सट्रीम केस होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो है जो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट नहीं 100% सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ले, उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो तुम बताओ कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा उसकी तो एब्जॉर्बिलिटी 10:1 होगी, लेकिन जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा उसकी तो एब्जॉर्बिलिटी एग्जैक्टली 100% मतलब एग्जैक्टली 1 होगी। एब्जॉर्बिलिटी एग्जैक्टली 1 होगी तो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेज चेंज करूं यार? अब सर इसमें डाउट है। confusion तो नहीं है? हाँ, क्या डाउट है? सर डाउट है कि सर ये ब्लैक कलर होता है, इसका कोई वेवलेंथ होता है क्या, जैसे बाकी कलर्स का वेवलेंथ होता है तो? यार दुखी करने की चीज तुमने पूछी यार तो मैंने अभी तुमको बताया, अभी बताया कि ब्लैक तो कलर होता ही नहीं है। अभी क्या बताया मैंने तुमको कि अंधेरा। ब्लैक तो कोई कलर होता ही नहीं, वो तो अंधकार होता है। कलर यस होता ही सर। नहीं तो उसकी क्या वेवलेंथ? वो तो एब्सेंस ऑफ कलर होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना? यस सर। तो याद रखना कि हेलो रेड सर। मत बोलो प्लीज, मत बोलो। तो अच्छे ध्यान रखना कि रेड का वेवलेंथ 400 सर नैनोमीटर, आवाज नहीं, रेड का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वॉयलेट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। लेकिन ब्लैक तो कलर होता ही नहीं, हो तो एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, तो कलर होता ही नहीं, अंधेरा होता है। आगे बढ़ जाओ, यस सर। चलो। सर एक डाउट है। हाँ, सर बोल रहे हैं कि आइस इमिट करेगा क्या रेडिएशन? क्या? आइस रेडिएशन इमिट करेगा क्या? ये अब दुखी करने की बात बोली, मैं पहले ही बताया था आइस भी रेडिएशन इमिट करेगा, लेकिन हमने कसम खा रखी है कि फर्स्ट हाफ में हम केवल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे, अभी इमिशन का नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है ना? यस सर। अभी हम केवल Yes. एब्जॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं, इमिशन को सेकेंड हाफ में। Yes, sir. थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2 मिनट के लिए रुकूंगा। सर जो ब्लैक होल्स होते हैं वो क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी होते हैं? नहीं, नहीं आधे। ब्लैक होल का ब्लैक बॉडी से कोई लेना देना नहीं है ना? हेलो सर, ब्लैक होल सुन का नहीं उससे पाए, कोई लेना नेटवर्क देना इशू नहीं। आ गया। ये चीज ग्रेविटेशन में मैंने बताई थी, ब्लैक होल्स के बारे में। अलग मैंने दुनिया बताया है। था कि ब्लैक होल इतना डेंस तारा होता है कि उससे लाइट की रे तो क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट तो क्या लाइट की रे भी नहीं निकलती, तो उसका ब्लैक बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। सर तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है? प्लीज क्लास की बात पूछना, मैं रुकूंगा यार, टॉपिक से भटकना नहीं है ना? राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। वाह।
सर अंधेरा ब्लैक क्यों होता, व्हाइट क्यों नहीं होता? गुड यार सब क्वेश्चन। बताऊंगा मैं, थोड़ी देर रुक जाओ, सारी चीजें आएंगी। सर रेड क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें बताऊंगा, रुकना होगा तुमको। सर क्लास के बाद एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेस्ट का? हाँ, काजल। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। तो ध्यान देना हाँ सर। और बिल्कुल अटेंशन से देखना। अभी डाउट भी मत पूछना, क्योंकि सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सही ऑर्डर से, है ना? ध्यान से देखना। तो अभी हमने ब्लैक बॉडी के बारे में देख लिया, है ना? ध्यान से देखना है। अभी हमने ब्लैक बॉडी के बारे में देख लिया, तो हमको अच्छे पता चल गया क्या हो रहा है ना? तो हमको अच्छे पता चल गया कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है सॉरी, कि हमको अच्छे पता चल गया कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट, है ना,
ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है अपने पे गिरेगी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बताया था ना कि ब्लैक ऑब्जेक्ट अपने पे गिराएगी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इसकी एब्जॉर्बिटी अप्रोक्सीमेटली 100% तो 1 होती है, तो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है ना। और देखो इसी का एक्सट्रीम केस ध्यान रखना कि इसी का एक्सट्रीम केस होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बताया था ना अभी, ध्यान रखना इसी का एक्सट्रीम केस होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ध्यान रखना कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो तो अपने पे गिराई गई ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसका एक्सट्रीम केस होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो अपने पे गिराएगी ऑलमोस्ट नहीं, अपने पे गिराएगी सारी की सारी, मतलब 100% रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 100% रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब उसकी एब्जॉर्बिटी अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 1 होगी, और एब्जॉर्बिटी एग्जैक्टली 1 होगी तो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी टेंड्स टू 0 होगी। तो आगे बताना नहीं पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मत बोलो प्लीज, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने पे गिराई गई 100% सबके सब रेस को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसकी एब्जॉर्बिटी एग्जैक्टली 100% तो एग्जैक्टली 1, तो ऑब्वियसली इसकी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी बिल्कुल 0 होगी। अब तुम ये भी सोच सकते हो यार, है ना, ये भी हम बोल सकते हैं कि प्रकृति में नहीं बोल सकते हैं कि प्रकृति में कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं होता है ना। तो हम ये सोच सकते हैं कि नेचर में, है ना, सोच सकते हैं कि नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज होते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। ये ध्यान रखना कि नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज होते हैं। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि परफेक्ट, है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के सबसे क्लोज होता है प्लेटिनम ब्लैक, है ना, जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के सबसे क्लोज होता है प्लेटिनम ब्लैक। और ध्यान रखना कि है ना, ध्यान रखना कि प्लेटिनम ब्लैक अपने पे गिराई गई 99% डेज को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के काफी सबसे ज्यादा क्लोज होता है ना। उसके बाद परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एक और क्लोज होता है लैम्प ब्लैक, जिसको सिंपल शब्दों में काजल बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो लैम्प ब्लैक या जो काजल होता है वो अपने पे गिराई गई 95% डेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज होता है। अब देखो प्रकृति में कुछ ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि प्रकृति में कुछ नेचुरल परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी होती है, तो ध्यान रखना अच्छे से, अच्छे ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नेचुरल एग्जांपल कौन सा होता है, डार्क सराउंडिंग, मतलब अंधेरा वातावरण। सुना है? तो ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नेचुरल एग्जांपल क्या होता है, डार्क सराउंडिंग, मतलब क्या हो रहा है ना, इसका नेचुरल केस होता है डार्क सराउंडिंग मतलब अंधेरा वातावरण। तो तुम सोच के बताओ, जैसे बिल्कुल अमावस्या की काली रात हो, है ना, सोच के बताओ कि बिल्कुल, मत बोलो प्लीज, कमेंट नहीं, मान लेते हैं कि अंधेरा सराउंडिंग मतलब अमावस्या की कोई काली रात है, और उसमें अगर, है ना, डार्क सराउंडिंग में अगर टॉर्च से अगर तुम लाइट की रेस गिराओ तो एक भी रेस लौट करके वापस आती है क्या? नो सर। उनको फिर बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अंधेरी रात हो, मतलब बिल्कुल डार्क सराउंडिंग हो, और उसमें अगर टॉर्च से तुम लाइट की रेस गिराओ तो एक भी रे लौट करके वापस नहीं आती है, सारी की सारी रेस उस डार्क सराउंडिंग के अंदर चली जाती है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डार्क सराउंडिंग या अमावस्या की काली रात वो भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना कि अभी तो मैंने इसको शुद्ध शब्दों में डार्क सराउंडिंग बोला है, लेकिन अपनी बुक में डार्क सराउंडिंग की जगह केवल सराउंडिंग शब्द का यूज होता है। तो अच्छे ध्यान रखना है ना कि किसी भी क्वेश्चन में ओनली सराउंडिंग शब्द का यूज हो तो समझ जाना कि उनके कहने का मतलब डार्क सराउंडिंग है। तो डार्क सराउंडिंग भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक नेचुरल एग्जांपल होता है, उसकी भी एब्जॉर्बिटी अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो ये किसी ने पूछा था, है ना, अभी यही कोई पूछ रहा था कि रात बिल्कुल अंधेरी काली क्यों दिखती है, तो ये ध्यान रखना है ना कि बिल्कुल डार्क सराउंडिंग उसमें रेस गिराए तो कोई भी, है ना, सारी की सारी रेज उस सराउंडिंग के अंदर चली जाती है, एक भी रे लौट करके वापस नहीं आती है। वही कहानी होगी, एक भी रे लौट करके वापस नहीं आएगी तो हमको अंधेरा अपीयर होगा, और जो अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, उसी को ब्लैक कलर बोलते हैं। आगे बढ़ जाओ।
यस सर। तो सर राइट डार्क एनर्जी या फिर डार्क मैटर भी ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है? नहीं, डार्क एनर्जी का इससे रिलेशन नहीं है। अभी आगे बढ़ो ना, हम प्लीज मत बोलो, टॉपिक से भटकता नहीं है। क्लास के बाद में रुकूंगा, उसके बाद कितने भी क्वेश्चन पूछते हो पूछ सकते हो ना। तो ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नेचुरल एग्जांपल होता है अमावस्या की काली रात में तो डार्क सराउंडिंग, जिसको बुक में ओनली सराउंडिंग बोलते हैं ना। और आवाज नहीं, और ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक और नेचुरल एग्जांपल कौन सा होता है? सन। तो ध्यान रखना कि सन या जितने भी स्टार्स होते हैं, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, सॉरी, ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक और नेचुरल एग्जांपल होता है सन। और सन ही नहीं, है ना, सन ही नहीं, जितने भी स्टार्स होते हैं, जो सन होता है वो भी परफेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक और नेचुरल एग्जांपल होता है सन या स्टार्स। तो ध्यान रखना कि जो सन या जो स्टार्स हैं वो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी होते हैं। हम देखो, अधिकतर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सन तो रेड दिखता है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे हो गया? तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, इसका आंसर हम विम के डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ेंगे। मैं तो अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ध्यान रखना कि सन या स्टार्स ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है या नहीं है, वो किसी को पता नहीं था। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया कि सन या स्टार से आने वाली जो लाइट रेज है उसको कलेक्ट किया और स्पेक्ट्रोस्कोप में फीड किया, तो उसकी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस स्मूथ आया, इससे पता चला। तो इसको मैं एग्जैक्ट पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, विम के डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ेंगे। तो तब तक इंतजार कर सकते हो ना? यस सर। तो अच्छे ध्यान था, आवाज नहीं, अच्छे ध्यान था कि विम के डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ेंगे कि जो सन या स्टार्स के बस है ना, सन या स्टार का भी जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से होता है। इसलिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए सन और स्टार को भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, है ना। तो एक बार शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होता है जो 100% रेज को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसकी एब्जॉर्बिलिटी 1 और रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड 0। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, लेकिन काफी सारे ऑब्जेक्ट उसके काफी क्लोज होते हैं। जैसे कि उसके सबसे क्लोज है प्लेटिनम ब्लैक, दूसरा लैम्प ब्लैक, तीसरा जो काली रात होती है, जो डार्क सराउंडिंग होता है, वो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अप्रोक्सीमेट होता है। और सन या स्टार जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ब्लैक बॉडी के टाइप से होता है। तो विम के डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ेंगे कि जो सन या स्टार्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से ही बिहेव करते हैं, ये देख लिया। अब देखो, ये तो हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के, है ना, ये तो हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के ऑलमोस्ट नेचुरल एग्जांपल देखे, लेकिन अब हमको एक आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनानी है ना। ध्यान रखना, ये सब तो नेचुरल एग्जांपल है, लेकिन अब हमको आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनानी है। मतलब ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लाइट की रे भेजें तो लौट करके वापस आई नहीं, है ना। तो वही हमको एक आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनानी है। और ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाई फेरी साइंटिस्ट ने, है ना। तो आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी फेरी जो साइंटिस्ट था उसने बनाई, इसलिए ये जो ब्लैक बॉडी होती है उसको फेरिस आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। तो ध्यान रखना कि फेरी जो साइंटिस्ट था उसने आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाई, जिसको फेरी की आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं कि फेरी ने आर्टिफिशियली परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे बनाई, वो देखना। देखो उसने क्या किया कि ऐसा कोई हॉलो स्फीयर लिया, है ना, अटेंशन सुना, है ना। फेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है वो देखते हैं, है ना। तो उसने क्या किया कि ऐसा कोई हॉलो स्फीयर लिया, दिख रहा है ना। तो उसने ऐसा हॉलो स्फीयर लिया और स्फीयर की जो अंदर वाली सरफेस है उस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी, है। तो उसने किया कि कोई सा हॉलो स्फीयर लिया और हॉलो स्फीयर की जो अंदर वाली सरफेस है उस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी। उसके बाद इस हॉलो स्फीयर में बहुत छोटा सा ओरिफिस रखा, है ना। इस हॉलो स्फीयर में बहुत छोटा सा ओरिफिस रखा और उसने एक और इंटेलिजेंसी का काम किया। उसने क्या किया कि जो छोटा सा ओरिफिस है उसके आगे ऐसा कॉनिकल पार्ट लगा दिया। उसने किया कि छोटा सा ओरिफिस है उसके आगे कॉनिकल पार्ट लगा दिया और जो कॉनिकल पार्ट है उस पर भी परफेक्ट ब्लैक, उस पर भी प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी। कंफ्यूज है ना? फिर बोल रहा हूँ कि हॉलो स्फीयर इसके अंदर वाली सरफेस की पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी, छोटा सा ओरिफिस बनाया
ऑरिफिस के सामने ऐसा कॉनिकल पार्ट बनाया और कॉनिकल पार्ट पर भी प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी। तो ध्यान रखना है ना, वो अच्छे ध्यान रखना कि अब ये जो सिस्टम है ना, ध्यान रखना कि आगे हम देखेंगे कि अब ये जो होलोस्फेयर है या ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल अंधे कुएं के टाइप से काम करेगा। मतलब इसमें अगर लाइट की रेस गिराए तो रे का छोटा सा पार्ट भी बेचारा बच करके बाहर नहीं आ पाएगा। बस एक बार देखते हैं कि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की टाइप से कैसे काम करता है वो देखते हैं, है ना। तो इसमें छोटा सा जो ऑरिफिस था ना, जो छोटा सा ऑरिफिस था उस पर हम लाइट की कोई रे गिराते हैं सॉरी, है ना। तो जो छोटा सा क्या हो रहा है, ये जो छोटा सा ऑरिफिस था उससे हम लाइट की रे गिराते हैं, मतलब इस ऑरिफिस में लाइट की रे एंटर कराते हैं। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि लाइट की रे सबसे पहले इस कॉनिकल पार्ट पर गिरेगी, सही कहा? यस सर। तो ध्यान आवाज नहीं प्लीज। ये जो ऑरिफिस है उससे लाइट की रेस गिराते हैं, तो बताओ प्लीज यार माइक बंद रखना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है ना। तो ऑरिफिस से लाइट की रे गिराते हैं तो हमको पता है कि सबसे पहले लाइट रे सबसे पहले लाइट रेस कॉनिकल पार्ट पर गिरेगी और हमको पता है ना, हमको पता है कि इस कॉनिकल पार्ट में प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर, है ना, इस कॉनिकल पार्ट पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई है। तो बताओ ये रे इस कॉनिकल पार्ट पर मतलब प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी, तो प्लेटिनम ब्लैक की जो सरफेस है वो इस रे की 99% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, सही कहा? वही पहले कॉनिकल पार्ट पर गिरेगी, यहाँ प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है, तो जो सरफेस है वो इंसेंट है कि 99% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बताओ 99% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी तो रिफ्लेक्ट कितनी होगी? केवल 1% ही रिफ्लेक्ट होगी, सही कहा? हेलो, ये प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस 99% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो केवल 1% एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। बताओ 1% जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है या 1% जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो वापस प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी, है ना। 1% जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो वापस प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी। तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि अब ये प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस, है ना, प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस जो बची कुछ 1% एनर्जी है उसका भी 99% एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब रिफ्लेक्ट कितनी होगी बताओ? 1% का भी 1% इतनी रिफ्लेक्ट होगी। बताओ अब थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी वापस प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी, तो प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस बची कुछ एनर्जी का भी 99% एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब रिफ्लेक्ट कितनी होगी बताओ? 1% का भी 1% का भी 1%। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ रिफ्लेक्शन के बाद पूरी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि इस रे ये इस एनर्जी का छोटा सा हिस्सा भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो होलोस्फेयर है वो बिल्कुल एक अंधे कुएं के टाइप से काम करेगा। मतलब कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो होलोस्फेयर है वो एक अंधे कुएं मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करेगा। तो इसको फेरी की परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, ठीक है ना, एक मिनट मैं बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में समराइज करूं, फटाफट सुन लेना, है ना, ध्यान से देखना। वो एक फेरी ने आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे बनाई वो देखना, फटाफट सुनना, है ना। तो उसने क्या किया, कोई होलोस्फेयर लिया, इसके अंदर वाली सरफेस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी, छोटा सा ऑरिफिस बनाया और ऑरिफिस के सामने ऐसा कोई कॉनिकल पार्ट बनाया और इस कॉनिकल पार्ट पर भी प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी। बस अब ये जो होलोस्फेयर है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करेगा। चलो ऐसा करते हैं, इस ऑरिफिस से हम लाइट की रे गिराते हैं। हमको पता है कि इस ऑरिफिस से लाइट की रे गिराएंगे तो ये रे सबसे पहले इस कॉनिकल पार्ट पर गिरेगी जहां प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। तो प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस इसकी 99% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, केवल 1% एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी तो बची कुछ एनर्जी का वापस 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब रिफ्लेक्ट होगा केवल 1% का भी 1%। इस टाइप से कुछ रिफ्लेक्शन के बाद इसकी पूरी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रे का छोटा सा, है ना, रे का छोटा सा हिस्सा भी इस, है ना, रे का छोटा सा हिस्सा भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए ये जो होलोस्फेयर एक अंधे कुएं के टाइप से मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम करेगा, है ना। अब देखो, अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सुना। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में हमको पूछता है कि फेरी की जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है
मैंने पूछता है कि फेरी की जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसमें ऑरिफिस के सामने कॉनिकल पार्ट क्यों बनाया जाता है, ये पूछता है ना। तुम सोच के बताओ, एक मिनट तुम सोच के बताओ कि ऑरिफिस के सामने अगर कॉनिकल पार्ट नहीं बना है, तो सोच के बताओ एक मिनट कि ऑरिफिस के सामने क्या हो रहा है ना, ऑरिफिस के सामने अगर कॉनिकल पार्ट नहीं बना है ना, सामने अगर कॉनिकल पार्ट नहीं बना है तब तो बताओ ऑरिफिस से तुम लाइट रे गिराओगे, है ना, वही कि ऑरिफिस से किसी लाइट रे को एंटर कराओगे तो लाइट रे प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर गिरेगी। तो बताओ ये प्लेटिनम की, है ना, प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस 99% एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन 1% रिफ्लेक्ट होगी, और 1% जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो वापस उस ऑरिफिस से बाहर निकल जाएगी। सही कहा? यस सर। यस सर। कि सामने अगर कॉनिकल पार्ट नहीं बनाते, है ना, सामने कॉनिकल पार्ट नहीं बनाते तो बताओ अब अगर ऑरिफिस से किसी रे को एंटर कराएंगे तो बताओ प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस 99% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन 1% है रिफ्लेक्ट होकर के बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएगी और ऑरिफिस से बाहर निकल जाएगी। तो बताओ 1% एनर्जी बाहर निकल गई, मतलब तब ये पूरे पूरे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से काम नहीं करेगा। लेकिन तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि ध्यान रखना, तुम बताओ कि 1% जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, सॉरी 1% एनर्जी ऑरिफिस से बाहर निकल रही है, तो उसको रोकने के लिए ना, उसको रोकने के लिए ऑरिफिस के सामने ऐसा कॉनिकल पार्ट बनाते हैं। और तुम बताओ कि ऑरिफिस के सामने कॉनिकल पार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले रेस कॉनिकल पार्ट से टकराएगी, है ना, सबसे रे कॉनिकल पार्ट से टकराएगी और 1% रे रिफ्लेक्टिव डाइवर्ट हो जाएगी। और बताओ एक बार रे डाइवर्ट हो गई उसके बाद तो बेचारी बच करके बाहर नहीं निकल सकती। तो बस एक लाइन में आंसर होगा कि 1% जो रिफ्लेक्शन है उसको रोकने के लिए ऑरिफिस के सामने कॉनिकल पार्ट बनाते हैं। हो जाएगा? यस सर। अब तो कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है? था हाँ सर एक चीज पूछनी थी। सर, जो ये मतलब इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें हम लोग इसका जो सरफेस है वो मतलब पेंटेड सरफेस है, अगर उसको स्मूथ ना रख के रफ रखे तब तो हमें ये कॉनिकल पार्ट की जरूरत ही ना पड़ेगी। नहीं, ध्यान रखना, क्या कर रहे हो तुम यार, सही है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ब्लैक सरफेस हो और रफ हो तो एब्जॉर्प्शन और बढ़ेगा, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन तो हो सकता है ना, चांसेस नहीं है क्या? सरफेस यस भले सर ही है। रफ हो लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ पार्ट जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकल सकता है, तो इससे रोकने के लिए कॉनिकल पार्ट बनाते हैं। कॉनिकल पार्ट 1% रे को डाइवर्ट कर देगा, और एक बार रे डाइवर्ट हो गई इसके बाद तो बच करके बाहर नहीं जा सकती। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो सर जो स्लाइड भेजूंगा उसमें प्रॉपर हेलो। लैंग्वेज में सारी चीजें लिख करके भेजूंगा, है ना। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, क्या हुआ? हेलो हाँ सर, ये जो होल जब बनाया जाएगा तो प्रैक्टिकली काफी छोटा होगा ना, क्योंकि हाँ, अगर सही है, इसको छोटा ओरिफिस होता है इसीलिए मैंने बोला था स्मॉल ओरिफिस बनाते हैं। ठीक है ना? बहुत प्रैक्टिकली तो काफी छोटा होगा सर, ये ना। हाँ, सही है, छोटा होगा। तुम बताओ कि किसी महामूर्ख ने बड़ा सा ओरिफिस बना दिया, तब तो था रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलने के चांसेस रहेंगे ना। यस सर। तो वो अंडरस्टूड है। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। यस सर। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो वही परफेक्ट ब्लैक बॉडी का हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, ध्यान से सुनना तुम्हें ना। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, मतलब कहने का मतलब है कि हमने रेडिएशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, है ना। सुनना इधर कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ लिया, मतलब क्यों, तो कहने का मतलब है कि रेडिएशन का फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, बस। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसी को लिख रहा हूँ, है। तो ध्यान रखना कि रेडिएशन का फर्स्ट आप कंप्लीट कर लिया, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है ना, और हमको अच्छे पता चल गया, सॉरी, है ना, हमको अच्छे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्ब करती है। फिर से बोल रहा हूँ कि रेडिएशन का फर्स्ट आप पढ़ लिया, मतलब एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है ना, और हमको अच्छे पता चल गया
कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तब तो तुम जितने रेडिएशन गिराओगे सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब क्यू रेडिएशन गिराओगे तो पूरा क्यू के क्यू को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, उसकी जगह रेड ग्रीन ब्लू जैसा अगर कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी एब्जॉर्बिटी ए है, तो फिर बताओ क्यू रेडिएशन गिराएंगे तो ए टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब क्यू इंटू ए को एब्जॉर्ब करेगा। सही बोला? यस सर। चलो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि रेडिएशन का फर्स्ट स्टेप मतलब रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ने कंप्लीट कर लिया, बस फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ना। और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तब तो जितनी रेडिएशन गिराओगे, है ना, वही कि ऑब्जेक्ट पर जो रेडिएशन गिराई जाती है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तब तो जितनी रेडिएशन गिराओगे सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब क्यू रेडिएशन गिराओगे तो पूरे क्यू को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेड ग्रीन ब्लू से ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो जिसकी एब्जॉर्बिटी ए हो, तो फिर इस पर क्यू रेडिएशन गिराओगे तो वो ए टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब क्यू इंटू ए को एब्जॉर्ब करेगा। कोई शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। नो सर। तो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन में पढ़ लिया ना, ब्लैक बॉडी सबके सबको एब्जॉर्ब करता है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है तो क्यू गिराएंगे तो क्यू इंटू ए इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम रेडिएशन का ओनली इमिशन देखते हैं। आगे बढ़ो ना। यस सर। टाइम हो गया सर। सर मैच बंद हो जाएगा। सर बुके जाना पड़ेगा। कौन सा मैच है? सर भूख लग रही सर। सर वीडियो भाई भेज मैं दी। कोटा में हूँ, भाई मैं कोटा में हूँ। अंकल जी मैच। अगर जाओ ना टाइम पे तो खाना नहीं देते सर वो। लक्ष्मी मैच लगवा लो। छोड़ दो सर वहां अगर से। खाना नहीं दिया तो मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। सर का घर मेरे पास में है। चले जाओ। घर पे चले जाओ। सर कहेंगे क्या मूर्ख हो आ गए। चमका के बताया। प्लीज बातें नहीं यार, जस्ट मैं 10 मिनट लूंगा, है ना। ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना, बहुत केयरफुल देखना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना कि अभी हमने सॉरी, ध्यान से देखना कि अभी हमने एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, पता चल गया कि जो रेस गिराते हैं उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक बॉडी हो तो जितनी गिराएंगे उतनी एब्जॉर्ब करेगी, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो तो क्यू रेडिएशन गिराएंगे तो क्यू इंटू ए को एब्जॉर्ब करेगी। तो एक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेडिएशन का सेकेंड हाफ पे आते हैं, मतलब आवाज आ रही है ना, वही कि रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम रेडिएशन का केवल इमिशन देखते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन को पढ़ लिया, अब एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब हम रेडिएशन का सेकेंड हाफ, मतलब अब हम रेडिएशन का ओनली इमिशन देखते हैं, है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना कि रेडिएशन इमिशन में हम क्या करेंगे कि पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितना इमिट करता है वो देखेंगे,
और उसके बाद फिर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट कितना इमिट करता है वो देखेंगे। सुन रहे हो ना? यस सर। तो एक रेडिएशन इमिशन देखनी है ना, तो अपनी स्किल ये रहेगी कि पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितना इमिट करता है वो देखेंगे, और उसके बाद कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट कितना इमिट करता है वो देखेंगे। चलो इमिशन में सबसे पहले देखते हैं, है ना, इमिशन में सबसे पहले देखते हैं कि कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो कितना रेडिएशन इमिट करेगा वो देखते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ठीक है ना, सॉरी, तो इस बार मान लेते हैं कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, तो हमको अच्छे पता है कि जो ब्लैक बॉडी हो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ब्लैक बॉडी है, इसका खुद का टेम्परेचर T है, तो हमको पता है कि हर कोई ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक बॉडी भी खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी। तो हमको देखना है कि ब्लैक बॉडी, है ना, हमको देखना है कि ब्लैक बॉडी जिस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी, मतलब रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, वो कितना होगा, है ना। मतलब ब्लैक बॉडी द्वारा रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन कितना होगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखना है। बताओ, फिजिक्स में हर बेसिक चीज को ऐसे ही देखते हैं ना। यस सर। ये तो यहाँ भी वही देखते हैं कि कोई ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर T खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करेगा। बस ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखना है। तो तुम प्रैक्टिकली बताओ कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करेगा ना, तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी बताओ किस पे डिपेंड करेगा। बताओ, एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, बोल सकते हैं ना कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तुम कॉमन सेंस से बताओ कि बताओ एक्सटर्नल सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, और एक्सटर्नल सरफेस एरिया कम होगा तो कम रेडिएशन इमिट करेगा। सही बोला? यस सर। और अच्छे ध्यान रखना कि एरिया पे जो डिपेंडेंस है ना, वो तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों में होती है। ये अच्छे ध्यान रखना कि चाहे कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो या रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो, रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड सरफेस एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेडिएशन ज्यादा इमिट, सरफेस एरिया कम होगा तो रेडिएशन कम इमिट करेगा, है ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया ए के प्रोपोर्शनल होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन और किस चीज पे डिपेंड करेगा वो देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ, हमको अच्छे पता है कि रेडिएशन इमिशन की रेट और किस चीज पे डिपेंड करेगी, इसके खुद के टेम्परेचर T पर डिपेंड करेगी। तुम खुद बताओ ना, हर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है, इमिशन किसके अकॉर्डिंग करता है, खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करता है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन क्या हो रहा है, कंफर्म बोल सकते हैं कि रेडिएशन इमिट करने की रेट और किस चीज पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, है ना। अब अच्छे ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कम होती है, लेकिन, है ना, ध्यान रखना कि लेकिन स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने प्रैक्टिकली देखा कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन केवल T नहीं, T की पावर 4 पे डिपेंड करता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेडिएशन में टेम्परेचर पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड ये केवल टेम्परेचर T पर ही नहीं, T की पावर 4 पे डिपेंड करता है। और तुम बताओ कि इस बार T अकेला नहीं है, T की पावर 4 है, तो इसमें तो टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा। तो इसमें जो कैपिटल T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन टेम्परेचर है। तो बस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? सर नो सर। है ना। तो अच्छे ध्यान रखना तुम, एक मिनट अच्छे ध्यान रख, पहले ब्लैक बॉडी
ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन इमिट करेगी वो देखना था ना। तो मान लेते हैं ब्लैक बॉडी खुद का टेम्परेचर T है, तो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करेगी। रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखना है, तो बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया मतलब A पर डिपेंड करेगा, और दूसरा रेडिएशन इमिशन की रेट इसके टेम्परेचर T पर डिपेंड करेगी। लेकिन ध्यान रखना कि रेडिएशन में टेम्परेचर पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, तो है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन जो होती है वो T पर नहीं T⁴ पे डिपेंड करती है। बस अब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना। हेलो, अब इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं ना। तो तुम खुद बताओ, सॉरी तुम खुद बताओ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी द्वारा, है ना, बताओ परफेक्ट ब्लैक बॉडी द्वारा रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन, ये एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया A पर भी, सॉरी यार, ब्लैक बॉडी द्वारा रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन वो एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस एरिया A पर भी डिपेंड करती है और एक T⁴ पर भी डिपेंड करती है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो रेट ऑफ रेडिएशन इमिशन प्रोपोर्शनल टू AT⁴। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं तो हमको अच्छे पता है ना, अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते तो कांस्टेंट आता है, और ध्यान रखना कि इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको सिग्मा बोलते हैं, या इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? नो सर। हाँ, है तो ये ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी द्वारा रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोपोर्शनल टू A होता है, प्रोपोर्शनल T⁴ होता है। कंबाइन करेंगे तो रेडिएशन इमिशन की रेट प्रोपोर्शनल टू AT⁴। बस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं तो हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना। और अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको सिग्मा बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको सिग्मा बोलते हैं, इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और अच्छे ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 5, 6, 7, 8, मतलब 5.67 into 10⁻⁸, है ना। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 5, 6, 7, 8, ये इसको सही शब्दों में लिखें तो 5.67 into 10⁻⁸ होती है। और इसकी यूनिट तुम खुद ही देख सकते हो, है ना, यूनिट तुम खुद ही निकाल सकते हो कि बाकी सबकी यूनिट रखेंगे तो सिग्मा की यूनिट आ जाएगी। चलो बताओ d/dt, तो तुम बताओ कि एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो d/dt की यूनिट जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा की यूनिट निकालनी है, सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर केल्विन में तो T⁴ की यूनिट केल्विन की पावर 4। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो सिग्मा की यूनिट क्या आ जाएगी बताओ, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। सही लिखा है? यस हेलो, सर। तो सिग्मा की यूनिट ये आ जाएगी। लेकिन यूनिट तो तुम खुद निकाल सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना कि सिग्मा की वैल्यू 5, 6, 7, 8 मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁸ इतनी होती है सिग्मा की वैल्यू। या इसको हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/3 लिख सकते हैं ना। 5.67 को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 17/3 इंटू 10⁻⁸, ये आ गया। तो बस अब हमको जो, और सॉरी बताना भूल गया, इस सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 17/3 इंटू 10⁻⁸ होती है। और अच्छे ध्यान रखना, है ना, सॉरी अच्छे ध्यान रखना कि जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट R भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वैसे ही ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मतलब केवल अर्थ पे नहीं, तुम पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, हर जगह सिग्मा की वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी, है ना। इसलिए इसको एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। बस हमको जो चाहिए था हमको मिल गया, सॉरी, है ना, ध्यान से लिखना, तो हमको जो चाहिए था हमको मिल गया। आवाज आ रही है ना? यस सर। ध्यान रखना कि हमको जो चाहिए था हमको मिल गया, तो हमको है ना, हमको पक्का पता चल गया कि ब्लैक बॉडी, है ना, हमको पता चल गया कि ब्लैक बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करती है, और हमको पता चल गया
कि ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है, बताओ? ए सिग्मा टी की पावर 4। शक तो नहीं है ना? नो सर। तो अच्छे ध्यान आवाज नहीं प्लीज। क्या ध्यान रखा है ना कि अब गधों टाइप से पूरी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखा है ना। तो डायरेक्ट ध्यान रखा कि ब्लैक बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट करती है। और बताओ ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4 इस रेट से। अब देखो ये तो ब्लैक बॉडी का देख लिया है ना, एक मिनट, ये तो ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन इमिट करती है वो देख लिया। अब हम ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं, तो ब्लैक बॉडी की देख लेना। अब हम रेड ब्लू ब्राउन ऐसे ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, सॉरी तुम अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है। और ब्लू ब्राउन ऐसी कोई मत बोलो प्लीज, ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और रेड ग्रीन ब्राउन जैसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो तो कम रेडिएशन इमिट करते हैं। और ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करते हैं उसको इमिसिविटी ई बोलते हैं। जैसे कोई रेड ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में आधा रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी इमिसिविटी हाफ। कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में 1/3 रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी इमिसिविटी 1/3। तो ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और ब्लू रेड ऐसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी है तो कम रेडिएशन इमिट करती है। और ध्यान रखना कि जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करती है उसको इमिसिविटी ई बोलते हैं। तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, सुना, हम पक्का बोल सकते हैं, बताओ ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4। तो कोई ऑर्डिनरी बॉडी कोई तो कितना रेडिएशन इमिट करेगी? ई गुना मतलब ई ए सिग्मा टी की पावर 4, जहां ई को उस ऑब्जेक्ट की इमिसिविटी बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है। किसी को शक तो नहीं है? नो सर। तो सर टाइम हो गया। एक मिनट, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, और नहीं प्लीज, लास्ट बार बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि किसी भी टेम्परेचर पर सॉरी, तो ध्यान रखना कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है, और रेड ब्लू जैसी कोई ऑर्डिनरी बॉडी हो तो कम रेडिएशन इमिट करती है। और ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी की कंपैरिजन में जितना गुना कम रेडिएशन इमिट करती है उसको इमिसिविटी ई बोलते हैं। बस है ना, पक्का बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4। तो अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो वो कितना रेडिएशन इमिट करेगी? ई गुना मतलब ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो रेडिएशन इमिशन भी हमने पढ़ लिया, बस, है ना। ध्यान रखा कि पूरी रामायण में दो चीजें ऑब्जेक्टिव याद रखनी। बताओ ब्लैक बॉडी किस रेट से रेडिएशन इमिट करती है? ए सिग्मा टी की पावर 4। और रेड ब्राउन जैसी ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो वो किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी? E times A sigma की पावर 4। ई ए सिग्मा टी की पावर 4, है ना। तो हमको पता चल गया। तो हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को ही पढ़ लिया, रेडिएशन इमिशन को ही पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। सर सारी चीजें मैं प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में लिख करके भेजूंगा, तो मैं स्लाइड भेजूं, उससे नोट कर लोगे ना? यस सर, ठीक है, हो गया। एमिसिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक बार रिपीट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे ध्यान रखना, एक मिनट, अच्छे ध्यान रखना कि ये जो इमिसिविटी होती है ना, प्रैक्टिकल शब्द में ध्यान रखना कि इमिसिविटी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, या सही शब्दों में बोले तो जो इमिसिविटी होती है वो भी ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करती है। और अगली क्लास में तुम पढ़ोगे, है ना, ध्यान रखना तुम, सॉरी, तो अगली क्लास में पढ़ोगे कि, है ना, वही अगली क्लास में तुम पढ़ोगे कि इमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी दोनों जुड़वा बहनें होती हैं, दोनों सेम होती हैं। तो ध्यान रखना कि अगली क्लास में किरचॉफ लॉ पढ़ोगे तो उसमें तुमको पता चलेगा कि इमिसिविटी होती है और संयोग से एब्जॉर्बिटी के बराबर होती है। तो एब्जॉर्बिटी कलर पे डिपेंड करती है, तो उसकी जुड़वा बहन जो इमिसिविटी होती है वो भी ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करेगी। ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी 1 तो इमिसिविटी 1, कोई रेड ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बिटी 0.5 तो इमिसिविटी भी 0.5। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? नो सर। ध्यान रखना कि आगे वाला पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आंसर याद रखना कि जैसे एब्जॉर्बिटी कलर पे डिपेंड करती थी वैसे ही उसकी जुड़वा बहन इमिसिविटी भी कलर पे डिपेंड करती है। डेट्स ऑल, ठीक है ना? यस सर। सर
मैं मीटिंग एंड कर दूं ना यार? सर एक डाउट है हाँ क्या? नो सर, सर, नो सर। अगर टेम्परेचर चेंज करे तो फिर क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग? देखो ध्यान रखना है ना, आगे तुम पढ़ोगे कि जैसे सन ही है, ध्यान से सुना, सन ही है, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, लेकिन बताओ हमको ब्लैक थोड़ी दिखता है, रेड है, ऑरेंज दिखता है ना। हेलो, यस सर। तो उसका रीजन Yes. इमिशन से है, उसका रीजन इमिशन से है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यार कि जो सन होता है वो है ना, उसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो लाइट रेस इमिट भी करता है। और ध्यान रखना कि सन रेस जो लाइट रे इमिट करता है उसमें ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऑरेंज कलर की रेस सबसे ज्यादा इमिट करता है, इसीलिए हमको देखने पर ऑरेंज दिखता है। बाकी है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो याद रखना कि कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो हमेशा ब्लैक नहीं दिखेगी, सुना ना। तो सर पता कैसे अब करेंगे देखो इसका कि black प्रैक्टिकल body? आंसर बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाना है, ये तो भारी भारी शब्दों में बोल दिया, अब उसका प्रैक्टिकल आंसर बता रहा हूं, है ना, जो तुमने पूछा हो। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी काफी कम टेम्परेचर पर हो, है, ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर। तो ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी क्या हो रहा है, ब्लैक ये थोड़ी है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी काफी कम टेम्परेचर पर हो, तब तो एब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग होगा, इमिशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो ब्लैक बॉडी ब्लैक ही दिखेगी। सही कहा? Yes, ये ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी काफी कम टेम्परेचर पर हो, तब तो एब्जॉर्प्शन ही डोमिनेटिंग होगा, इमिशन बहुत ही कम होगा, इमिशन बहुत कम होगा तो ब्लैक ही दिखेगी, मतलब अंधेरा दिखेगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना तुम कि अगर उसी ब्लैक बॉडी को काफी ज्यादा टेम्परेचर पर रखें तो एब्जॉर्प्शन नहीं, अब इमिशन डोमिनेटिंग होगा, तो इमिशन डोमिनेटिंग होगा तो जिस कलर की रेस सबसे ज्यादा निकालेगा वैसा ही दिखेगा। ध्यान रखना कि तरह रेड कलर की रेस सबसे ज्यादा निकाल रहा है तो तारा रेड दिखेगा, ग्रीन कलर की रेस सबसे ज्यादा निकालेगा तो तारा ग्रीन दिखेगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना। no sir. तो तुम बताओ सन अगर बहुत ठंडा होता, ये सन पर पानी डालकर कोई ठंडा कर दे, तो सन बहुत ठंडा होता तो कैसा दिखता? Black. ब्लैक दिखता। लेकिन सन बहुत गर्म है तो उसमें इमिशन डोमिनेटिंग होता है और वो रेड या ऑरेंज कलर की रेस ज्यादा निकालता है, इसलिए हमको ऑरेंज दिखेगा। ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ क्या? सर 26 नंबर पूछना था पेपर 1 कौन का। टेस्ट पेपर भेज दे ग्रुप पे। यार मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूं क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर? पेपर के सॉल्यूशन देखिए। टेस्ट पेपर का जो तुमने भेजा उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा। अभी यार एक्चुअली लेकिन मेरी मैच बंद हो जाएगी, इससे मुझे मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना? यस सर। तुम कौन मेस पे खाते हो? देखो मैं जो अभी स्लाइड भेजने में मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, उसमें थ्योरी लिख करके भेजूंगा, ठीक है ना? यस सर। बाय सर।